हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रिप में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी दोस्तों सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, तो एनसीईआरटी आपका क्या है, बेस है। बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मगर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या ये होती है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाया जाए, एनसीईआरटी को जो आपका मेंस आंसर राइटिंग है उसमें एनसीईआरटी के कंटेंट को कैसे यूज किया जाए। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं एनसीईआरटी से जो संबंधित है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है समाप्त किया जाएगा। दोस्तों हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आपने देखा होगा ये क्लास 11th की बुक है। तो हम जो जितने भी एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत यूजफुल हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में, सफलता पाने में जो है बहुत जो है जो आपको फायदेमंद करे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। इसका पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आप सबको पता है इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है ब्रिटिश रूल था। और बक्सर और प्लासी और फिर बक्सर की लड़ाई के बाद ये तय हो गया कि आने वाला जो रूल होगा वो किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। और उसके बाद जो हम देखते हैं इस चैप्टर में जो दिया हुआ है, उसके बाद जो पूरे तरह से ब्रिटिश रूल यहाँ पे आई और हमारी अर्थव्यवस्था को किस 200 वर्षों में किस हाल में पहुंचाया। और 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुए तो उन्होंने हमको जो है कैसी अर्थव्यवस्था जो है सौंप के चले गए। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इस चैप्टर का जो एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक है हमारा, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज से पहले हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस टाइप की थी, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉलोनियल रूल में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हमारा कैसा रहा, उसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र इन 200 वर्षों में हमारा कैसा रहा, उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र हमारा कैसा रहा। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड्स, और विदेशी व्यापार हमारा कैसा रहा इन 200 वर्षों में, उसको पढ़ेंगे। अगला है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, जनांकिकी स्थिति। तो हमारा जो है जनांकिकी स्थिति क्या रहा इन 200 वर्षों में, उसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अवसंरचना। इन 200 वर्षों में हमारा अवसंरचना कैसा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कंक्लूजन, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इन 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यह है कि ब्रिटिश रूल से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था थी, इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, हमारी क्या थी, इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश रूल से पहले। और यहाँ का उस समय में जो लाइवलीहुड था, जीविका उपार्जन, ब्रिटिश रूलर से पहले जो था एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। ठीक है, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी होती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल्स एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा, शिल्प कला, सूती वस्त्र, और जो जवाहरात जो गहने होते हैं उस पर डिजाइन वगैरह का काम होता था। ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती थी। मगर जो हमारी जो विनिर्माण जो गतिविधियां होती थी, ये पूरे विश्व में विश्व फेमस था, विश्वविख्यात था। क्योंकि यूरोपियन लोग इसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के कारण जो है यहाँ पे आए और यहाँ से जो है माल जो है अपने विदेश में जाके बेचते थे, वहाँ पे उनको काफ़ी मुनाफा होता था। तो कहने का अर्थ हुआ ये जो हमारा व्यापार था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, जिसके लिए अंग्रेज और उससे पहले पुर्तगाली, डच, ये सब आए, फिर फ्रेंच आए, डेनमार्क आए। ठीक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो हम अंग्रेज आने से पहले हमारी जो विनिर्माण गतिविधि ये थी, और मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल के समय हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट
था वो था वो लो लेवल पे पहुंच गया। जो ब्रिटिश आने से पहले हम जो एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था, एग्रीकल्चर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है किसान को फायदे होते थे, और उसके बाद हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी था। मगर अंग्रेज के आने से हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो गया। कारण आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश रूल यहाँ पूरी तरह से काबिज हो गए। उसी दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें कल कारखाने स्थापित हुए, तो कल कारखाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ले जाते थे, और इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से बने हुए माल प्रोडक्ट को क्या करते थे, वापस इंडिया के मार्केट में, इंडिया में जो है मार्केट में बेचते थे। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, छोटी बहुत उद्योग थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो था पूरी तरह से ठप हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस दौरान देखते क्योंकि जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उनका उद्देश्य जो है क्या हो गया, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ क्या, होम कंट्री का, अपने होम कंट्री का कैसे प्रोटेक्शन हो, प्रमोशन हो, कैसे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ से जो है भर भर के वो कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वहाँ से बने हुए माल को जो है इंडिया में आके बेचते थे। तो अंग्रेज की इस उद्देश्य नीति के कारण, इस पॉलिसी के कारण हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो जो है बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। दोस्तों हमारा जो कृषि क्षेत्र था उस समय में 85% जो था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो था एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। फिर भी जो है कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ठीक है। किसी भी देश की जनसंख्या का यदि 85%, 85% प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर हो, और वो सेक्टर यदि डेवलप ना करे, तो उसमें जो लगे हुए लोग हैं क्या हो जाएंगे, वही देशी जो है गरीब और बेरोजगारी में जो है, गरीबी और बेरोजगारी से भर जाएंगे। तो वही हाल था इस टाइम में। क्यों जो है 85% जनसंख्या था, और कृषि के क्षेत्र में जो है कोई भी विकास नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलता है, स्टैग्नेशन, गतिहीनता देखने को मिलता है। उसके 4 कारण है। पहला कारण है लैंड सेटलमेंट, जिसको हिंदी में भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, लैंड सेटलमेंट। इसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, लैंड लॉट सिस्टम। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1793 ईस्वी में। इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, के द्वारा जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है इंडिया में जो है नीति लागू की गई। ये नीति क्या थी, किसान जो खेत के जो एक्चुअल जो मालिक होते थे उनसे जमीन लेके किनको दे दिया गया, जमींदार को दे दिया गया। और जमींदार क्या करते थे, सरकार को जो है 10/11 टैक्स जो है देते थे। सरकार बोले तो अंग्रेज को, ब्रिटिश को, और 1/11 वो खुद रखते थे। और कृषि के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। धीरे धीरे उनका मेन काम क्या था, टैक्स को जो है वसूलना। यदि कोई किसान रेवेन्यू टैक्स नहीं देता था तो उनकी जमीन जो है हड़प ली जाती थी। तो ऐसे में एक तो ये मेन बहुत बड़ा कारण था। और लैंड सेटलमेंट दोस्तों किस किस राज्यों में था लगा ये पॉलिसी, तो ये जो था वर्तमान का जो पूर्वी भारत है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और कुछ उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में, और कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्र में जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है लागू हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लैंड सेटलमेंट था उस समय में। स्टैग्नेशन का जो है गतिहीनता, कृषि के गतिहीनता में पहुंचने का मेन कारण क्या था, पहला लैंड सेटलमेंट। दूसरा था लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का जो है खेती करने में तकनीकी का जो है प्रयोग ना के बराबर होता था, बहुत कम के बराबर होता था। नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, तो खेती जो थी मानसून पर निर्भरता थी। ऐसे में जो है कृषि में जो है स्टैग्नेशन तो आना स्वाभाविक बात है। यदि उस समय में ये भी था, आपको बताया कि यदि बारिश, मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, तब टैक्स जो मिलता था जमींदार टैक्स वसूलते थे और अंग्रेज को देते थे। यदि बारिश अच्छी नहीं हुई, मानसून अच्छी नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, तो वही जो फिर फसल होते नहीं थे, तो और किसान क्या करते थे,
सॉरी जमींदार क्या करते थे, उस किसान से क्या करते थे, जमीन ले लेते थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लैक ऑफ इरिगेशन, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर का ना के बराबर यूज होता था खेती में। तो ये मुख्य कारण थे जो उस समय में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है पूरी तरह से ये जो है बोल सकते हैं आप स्टैग्नेशन, गतिहीनता देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं कि आपको अभी बताया कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वर्ल्ड फेमस था, विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, मगर उसका क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हो गया तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता था, और वो प्रोडक्शन के आगे में हमारी जो हस्तकरघा शिल्पकला उद्योग थी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाती थी। ठीक है, लार्ज स्केल में। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो यहाँ से कच्चा पदार्थ ब्रिटेन जाता था, वहां से लार्ज स्केल में जहां से लद के यहाँ पे जो है कपड़े प्रोडक्ट्स वगैरह और आते थे। तो उनके कारण जो है हमारा इंडस्ट्री क्या होगा, पूरी तरह से ठप पड़ गया। मगर उसके बदले अंग्रेज ने कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित नहीं किया। ठीक है, उसके पीछे दो कारण थे कि भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ठप हो गया, अब रूलर थे तो आपने क्यों नहीं स्थापित किया कोई मॉडर्न टेक्नो इंडस्ट्रियल। इसका कारण यह था कि वो इंडिया को क्या करना चाहते थे, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर करना चाहते थे। यहां से रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ एक्सपोर्ट होगा और वहां से जो है जहाज से लदे हुए जो सामान है इंडिया के मार्केट में आके बेचना उनका था। ठीक है, उनका यह काम था कि अपने होम कंट्री को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज जो है ब्रिटेन को पहुंचे। इन कारणों से क्या हुआ, यहां इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है कोई भी विकास नहीं हुआ। जो थोड़ी बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। एक समय था अंग्रेज के आने से पहले हमारा जो विदेशी व्यापार में जो साझेदारी थी वो टोटल 27% साझेदारी थी। और जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में घट के कितना हो गई, 4% हो गई। अब सोच लीजिए, प्राचीन समय से ही हमारा जो देश का व्यापार है सभी देशों से लगभग होता था। ठीक है, मगर जब अंग्रेज यहां पे आए तो अंग्रेज ने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाया। ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ की। ठीक है, हमारे माल पे जो है सामान पे क्या करते था, अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा देता था। और जब वो इंग्लैंड में सामान जाता था तो वो क्या होता था, उसकी जो है कॉस्ट जो है बढ़ जाती थी तो कोई लेता नहीं था। तो धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, हमारी माल को जो है सामान को क्या करते थे वो लोग लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि महंगा हो गया तो कौन लेगा, समझ रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, प्रतिबंधकारी नीतियां के कारण क्या हुआ, हमारा ट्रेड जो है धीरे धीरे घट गया। और हमारा ट्रेड क्या होने लगा, यहां से अंग्रेज को रॉ मटेरियल चाहिए था तो यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और वहां से बने हुए माल जो है यहां पे आके बेचते थे अंग्रेज। तो ये तरह से इंपोर्ट हो गया। एक तरह से क्या हो गया, इंग्लैंड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जो है इंडिया जो है, ब्रिटेन का जो है इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे मोनोपोली हो गया। और रॉ मटेरियल सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, नील, जूट एक्सेट्रा जाती थी। और इसके जो बने हुए प्रोडक्ट होते थे, चाहे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स और कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ लाइट मशीनरी जो है यहां पे आते थे और वे बेचते थे। तो इनका मेन उद्देश्य यही था कि अपने देश का विकास करना, इसके लिए यहां से रॉ मटेरियल ले जाओ, वहां से बने हुए प्रोडक्ट को यहां पे बेचो, यही उद्देश्य था। इसके कारण हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया, हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया, हमारा फॉरेन ट्रेड जो पूरे विश्व में था, हमारी साझेदारी 27% थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पे वो रहने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, वो एक व्यापारी थे और उसी दौरान उनको फायदा ये हुआ कि इधर इन्होंने इंडिया को जीता और उधर जो है उनका देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो यही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इधर इंडिया को उन्होंने जीता, इनका फायदा उनको जो है काफी हुआ क्योंकि यहां से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, जनांकीय की स्थिति हमारे उन 200 वर्षों में कैसा रहा। तो अब पहली बार जो संपूर्ण जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में, 1881 में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड रिपन।
और जनगणना की जो शुरुआत की गई थी वैसे 1872 ईस्वी में, इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो थे, याद रखिएगा। ठीक है, 1921 तक हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या ने बहुत ज्यादा लार्ज थी और ना हमारा जनसंख्या जो है वृद्धि दर भी ज्यादा नहीं था। 1921 तक हमने देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन भी हमारा ज्यादा नहीं था और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारा क्या था, ज्यादा हाई नहीं था। मगर हमारा जो लिटरेसी रेट था मात्र 16% था और फीमेल का तो 7% मात्र था। आज हम जो है 72% के आसपास जो है ओवरऑल लिटरेसी रेट है और हमारी जो अभी जनगणना आने वाली है तो उसमें हम 80 पार कर जाएंगे, ऐसी संभावना है। और मोर्टेलिटी रेट जो था, सकल मृत्यु दर तो बहुत ही हाई था, उसमें भी जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था, जो है सकल शिशु मृत्यु दर था वो 218 पर 1000 में 218 बच्चों की जो है जन्म लेने के साथ ही मौत हो जाती थी। तो क्या भयावह स्थिति थी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था, जीवन प्रत्याशा उस समय में क्या था, 44 साल था, आज बढ़ के क्या हो गया है 69 ईयर्स। ठीक है, तो ये उस टाइम की डेमोग्राफिक कंडीशन था। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना हमारा कैसा था। तो व्यवसायिक संरचना में हम देखेंगे कि 70 से 75% लोग क्या थे, कृषि पर निर्भर थे और कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो जिसमें 10% लोग जो है इसमें शामिल थे और सर्विस सेक्टर जो हमारा था 15 से 20% था। आज के डेट में हमारा सर्विस सेक्टर कितना जो है शेयरिंग है इकोनॉमी में, तो 60% से ऊपर। बोला जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब डेवलप मानी जाती है जब हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा हो और एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है परसेंटेज गिरे। मगर हमारे देश में अभी भी जो लोग जो है 17% जो है जीडीपी में उसका तो योगदान है 17-18%, मगर अभी भी लोग जो है 50% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में संलग्न है। ठीक है, तो ये हम भी जो है इसमें आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले 80% के आसपास था, धीरे धीरे अभी 45-50 के आसपास आए हैं और 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी और कुछ सर्विस सेक्टर हमारा था, 15 से 20% इसमें लोग लगे हुए थे। क्योंकि जो उस समय में थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी जो भारत है, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में वहाँ पे सूती वस्त्र के कारखाने कुछ खुले। उसके बाद बंगाल में पटसन उद्योग खुला। 1908 में हम देखते हैं टिस्को की स्थापना होती है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वहाँ हुई जिसमें 10% लोग लगे हुए थे और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% जो है लोग लगे हुए थे। तो ये उस टाइम का व्यवसायिक संरचना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अंग्रेजों ने कुछ काम किया, जैसे रेलवे हुआ, पोर्ट्स हुआ, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम और रोड्स कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया। मगर इनका उद्देश्य भारतीयों के हित के लिए नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये इसलिए नहीं बनाया कि इसमें जो है भारतीयों को फायदा हो। ठीक है, उनका हित था, उनका अपना पर्सनल हित था। पर्सनल हित कैसे, उनका यह था कि इंडिया के कोने कोने से जो भी रॉ मटेरियल हो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचे और वहां से वो रॉ मटेरियल को जो है जहाज में लाद के फिर इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। ठीक है, और दूसरा था कि कहीं भी मान लीजिए विद्रोह हो गया तो वहां पे क्या किया जाएगा, मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी को जल्द से जो है वहां पे जो है डिप्लॉय किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। ठीक है, तो ये था। और ये था कि जो भी रॉ मटेरियल है, जो हम अभी आपको मैंने बताया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, फिर पोर्ट के माध्यम से क्या चल जाना, इंग्लैंड चल जाना। ठीक है, फॉरेन डेस्टिनेशन था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। और गांव का तो रोड की बात ही अलग बात है, रेनी सीजन में तो और भी वहां पे जो है उस समय में बुरा हाल था। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि रेलवे जो बना की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में, 1850 में रेलवे बनने की शुरुआत हुई थी। और पहली रेलवे कब जो चली थी, कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहां से, थाने से मुंबई, थाने टू मुंबई पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में। इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा, डलहौजी। डलहौजी साहब जो थे क्या थे, गवर्नर जनरल थे।
तो 1853 में जो है पहली रेल चली, मगर इस रेल से जो है इंडिया को भी जो है फायदा हुआ, इंडियन इकोनॉमी को भी जो है दो तरह से फायदा हुआ। एक तो ये कि जो जोग्राफिकल बाउंड्री थी, मान लीजिए अब आज का जो है पाकिस्तान आप देखिएगा, पेशावर, लाहौर, यहाँ से, और मान लीजिए उस टाइम पूरा हिंदुस्तान था, और वहाँ के ढाका से लोग मिलना या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इन लोगों का जो जोग्राफिकल बैरियर था, रेलवे आने से ये लोग आपस में आए। और इसका फायदा हम देखते हैं कि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका फायदा देखते हैं कि जो है आपस में जो है सभी देशों से विद्रोह हुआ, और विद्रोह में होता था कि मान लीजिए कहीं विद्रोह करना है तो लोग जो है तुरंत वहाँ पे 1-2 दिन में पहुँच जाते थे, और ब्रिटिश के खिलाफ जो है विद्रोह तेज होता था। तो रेलवे से ये भी फायदा हुआ, जोग्राफिकल बाउंड्री टूटा, कल्चरल वो लोग आपस में जो है एक दूसरे से मिले, तो क्या हुआ हम देखते हैं कि जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर जो था वो टूटा। मान लीजिए केरल का आदमी है, बिहार के लोगों के साथ जो है उठना बैठना कम था, समझ रहे हैं बात को। तो उस समय की बात है। आज देखते हैं कि पूरा हम देखते हैं कि रेलवे पूरा जगह है, और आज जो है यूपी बिहार के आदमी केरल चले जाते हैं, या नागालैंड के आदमी आज जो है असम के लोग जो है दिल्ली। तो इस समय ये क्या है, एक तरह से क्या हुआ कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से क्या हो गया, लोग आपस में जो है मिलजुल रहे हैं, जोग्राफिकल जो बैरियर था या कल्चरल बैरियर था वो टूटा। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, व्यवसायीकरण हुआ। व्यवसायीकरण जो हुआ वो हमारे हित में नहीं था, क्योंकि हमें जो है खाद्यान्न फसल जो है, फूड क्रॉप जो है अपनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए अंग्रेज बोलता था, सॉरी नहीं बोलता था, कैश क्रॉप अपनाने के लिए, कैश जो नकदी फसल जो है उत्पादन करने के लिए बोला जाता था। नकदी फसल वो फसल होती है जिसका उद्देश्य ये होता है कि उसको उत्पादन करने के बाद बेचना, जैसे शुगर कैन हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, जैसे इंडिगो हुआ, नील की खेती। और नील की खेती के लिए आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी, ठीक है, आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो हमें जो है कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता था, खाद्यान्न फसल प्रोडक्शन करने के लिए अंग्रेज नहीं देता था। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो जैसे इंडिगो हुआ, नील की खेती हुआ, या जो भी रॉ मटेरियल जो अंग्रेज को ब्रिटेन में चाहिए था, वही हमको जो है उत्पादन करने के लिए जो है यहाँ पे बोला जाता था। तो हमारे जो नकदी फसल का हुआ कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, मतलब इंग्लैंड गया या बाकी और अदर देश गया, तो कहने के बाद हमारे फसल का पहले क्या होता था, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था उसका कॉमर्शियलाइजेशन हुआ था, विदेशों में मांग थी। मगर हमारे जो नकदी फसल है कैश क्रॉप, उसका भी कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, मगर हमारे हित में नहीं था, क्योंकि इससे हमारे किसान को फायदा नहीं हुआ। हमारे किसान को फायदा होता तब अलग बात थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश ही बोलते थे भाई ये हमको ये प्रोडक्शन चाहिए तो हमको प्रोडक्शन करके दो, क्योंकि उनको जो है वहाँ पे रॉ मटेरियल की आवश्यकताएं थी, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे से हमें दो तरह से फायदा हुआ। एक तो हमारा जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर टूटा, और देश के कोने कोने से जो कच्चा हमारा जो नकदी फसल था उसका क्या हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन में आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें यह देखा कि स्वतंत्रता जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उससे पहले हमारा क्या था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा था, और हम देखते हैं कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। मगर अंग्रेज आने के बाद उनका जो उद्देश्य था कि यहाँ से रॉ मटेरियल हमको जो है इंग्लैंड भेजना है, वहां से बने हुए माल को यहाँ पे जो है बेचना है। इसी उद्देश्य के कारण क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, हमारा लो प्रोडक्टिविटी में पहुंच गया। एक तो वहां पे लैंड सेटलमेंट जो पॉलिसी थी वो सबसे ज्यादा तो भयावह स्थिति थी उस टाइम में। तो हम देखते हैं कि इन 200 वर्षों में हमारा एग्रीकल्चर क्या हुआ, इसकी उत्पादकता धीरे धीरे घट गई। तो एग्रीकल्चर क्या सेक्टर क्या डिमांड कर रही थी, मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, और इन्वेस्टमेंट की जो है बहुत सख्त जरूरत थी 15 अगस्त 1947 के बाद। और हम देखते हैं कि हमारे जो महान नेता थे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है काम किया, इसीलिए प्लानिंग कमीशन आई। प्लानिंग कमीशन का जो पहला उद्देश्य ही था एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि 200 वर्षों में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अंग्रेज ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फॉरेन ट्रेड भी हमारा किस पे निर्भर था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये भी डिमांड कर रही थी रेलवे, चाहे नेटवर्क हो वो भी अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन और पब्लिक ओरिएंटेशन की जो है मांग कर रही थी। और हम देखते हैं कि इन 200 वर्षों में हमने जो है गरीबी और बेरोजगारी काफी हाई हो गई थी, और इसके लिए हमें जो क्या चाहिए, सार्वजनिक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की मांग की जा रही थी। और हमने देखा कि आजादी के बाद जो है हम नई आर्थिक नीति लेके आते हैं, उस आर्थिक नीति में देखते हैं कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, क्योंकि हमारा जो है इन 200 वर्षों में हमारा जो सामाजिक और आर्थिक, जो हमारा इन 200 वर्षों में जो हम देखते हैं कि हमारा सामाजिक और आर्थिक जो है डेवलपमेंट ना हुआ, सामाजिक आर्थिक विकास को पूरी तरह से अंग्रेजों ने बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर में जो है सारी बातें थी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप हमें जरूर बताइए फीडबैक में। ठीक है, तो हम नया चैप्टर जो है आपकी बहुत जल्दी आएगी, सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे 1950 से लेके आजादी के बाद से लेके 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था ने किस तरह से काम किया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।